हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलिए आइए शुरू करते हैं। थैंक यू यार कुणाल। आज हमें बच्चों ये चैप्टर फिनिश करना है और आज हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। एक मिनट बच्चे। चलिए बच्चों आइए 7.18 क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से आइए पेज नंबर 327 पे 7.18। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹500 इज एज फॉलोज। आपको डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 रुपए का। फिर बता रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50% है कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर जो है वो 30% है कॉस्ट की, ठीक है, और ओवरहेड्स बचे हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं ड्यू टू एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 20% एंड एन एग्जिस्टिंग लेबर रेट बाय 10%, द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट would come down by 30% if the selling price remains unchanged। तो देखो अभी यहाँ पे समझना, ज्यादा भी कुछ लिखना मत। अगर मैं एक अपनी छोटी सी कॉस्ट शीट बनाऊं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारी आगे सेलिंग प्राइस। वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 500 है, ठीक है, टोटल कॉस्ट को मैं x ले लेता हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया 50% ऑफ x, तो ये 0.50x हो गया। और डायरेक्ट लेबर कितनी हो गई 0.30x, और ओवरहेड 0.20x। हाँ, ओवरहेड्स कितना हो जाएंगे 0.20x। एक सेकंड, ठीक है ना। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 500 माइनस x। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा ड्यू टू एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल्स बाय 20%, तो अगर मैं 0.50 पे 20% इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.60। एक मिनट, एक जरा आगे करो जरा इसको, एक मिनट। सॉरी यार, थोड़ा सा मेरा बेबी आ गई थी। आ जाओ, ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्या हो जाएगा, जो हमारा 10% लेबर है, तो 10% लेबर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.33, ठीक है जी। और ये हमारा इसका के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ये तो हमारा 0.20 एक्स ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 0.6 प्लस 0.33 प्लस 0.2, 1.13x। वो कह रहे हैं ड्यू टू एन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट बाय 20%, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट बाय 10%, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 30% इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को यहाँ पे 500 रुपए ही रख लूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 500
माइनस 1.13x। वो कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का 30% कम होएगा। तो एक इक्वेशन क्या बन सकती है हमारी, ये वाला जो प्रॉफिट है, सर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट तो 30% कम हो रहा है ना। हाँ ये जो प्रॉफिट, ये नया प्रॉफिट आ गया ना, नई सिचुएशन का प्रॉफिट आ गया ना, ये न्यू सिचुएशन का प्रॉफिट है। यस और नो कुणाल? हाँ जी कुणाल बोलो। यस सर, यस सर। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो न्यू इक्वेशन का, जो न्यू सिचुएशन का प्रॉफिट है हमारा 5.1 माइनस 1.13x, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट का, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसका 30% उससे कम हो जाएगा। ये इक्वेशन सबको समझ में आई? बताइए अंकित, आपको समझ में आई ये इक्वेशन? यस सर। ओके निमिष आपको? यस सर। चलिए अब आइए इसको कंप्लीट करते हैं, इस इक्वेशन को खोल ओपन करते हैं। कुणाल देखो आई समझ में? यस सर। चलिए जल्दी से निकाल के x बताइए मेरे को। ये आ जाएगा 500। ये आ गया यहाँ पे 500 माइनस है ना ये, सही खोलिए ना इक्वेशन ये। हाँ ठीक, 500 माइनस 350 इज इक्वल, खोल दिए, देखना जरा मैंने कोई गलती की है। 500, अच्छा ये प्लस होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। ये आ गया हमारा 150 इज इक्वल टू 0.43x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 349 दे दो। ठीक है जी, राउंड अबाउट कर देते हैं इसको 350 कर, क्योंकि नियरेस्ट रुपी लिखा है ना, तो 350 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये x आ गया 350। तो हमारे एग्जिस्टिंग में प्रॉफिट थे, एग्जिस्टिंग में प्रॉफिट थे हमारे 150। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1.13 इंटू 350, 3955, 395 सॉरी, 395। तो सर जब एग्जिस्टिंग वाले आ गए सीधा उसका 30% ही कम भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। और ये आ जाएगा आपका 105। ठीक है, अब उन्होंने एक और चीज बोली है कि अगर वो कह रहे हैं कि prepare a comparative statement showing the cost, profit and sale price under present conditions and with the increase expected for the future, assuming the same percentage of profit on cost as under। तो ये तो हमने प्रेजेंट का बना लिया। वो कह रहे हैं अब आप एक और बताओ कि हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज करें जिससे हमारी प्रॉफिट सेम रहे। तो एक और बनाते हैं विद इंक्रीज। तो ये 395, पहले हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी 150, 350 का कितना था? 42.85%। तो अगर हम यही परसेंटेज मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 169 का प्रॉफिट हमें चाहिए।
सर ये नहीं समझ आया क्या किया आपने जब ये मैं प्रॉफिट। कराता हूँ, एक मिनट रुक जा। पहले तुम इतना हो गया, पहले ये वाले दोनों हो गए तेरे, एक सेकंड लिख रहा था। पहले इतना कर ले, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये सबको समझ, किस किस को समझ में नहीं आया? आर्यन आपको समझ में आ गया ये वाला? सर ये पहले एंटिसिपेटेड वाले तक आ गया है, ये वाला नहीं ये वाला आया, यहाँ बट तक आ गया? विद इंक्रीज नहीं आया, उससे पहले का सारा आ गया। हाँ ये आ गया, ठीक है, ये मैं फिर से समझाता हूँ। चलिए एक बार पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए सब, फिर मैं ये विद इंक्रीज वाला फिर से समझाता हूँ। सर इसमें आपने टोटल कॉस्ट का परसेंटेज ले लिया और वही परसेंटेज फिर ऐड कर जो दिया। एग्जिस्टिंग हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था कॉस्ट का, वो ही हमने टोटल कॉस्ट में लगा दिया। सर इसमें लिखा हुआ है क्योंकि कि हाँ हम दिखाता हूँ, वो लिखा, लाइन बढ़ाता हूँ, फिर से बढ़ाता हूँ। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट, द प्रॉफिट एंड द सेल प्राइस अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस एंड विद द इंक्रीज प्रेजेंट कंडीशंस। ये हो गई दोनों प्रेजेंट कंडीशंस, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रेजेंट कंडीशंस दोनों। ये दोनों मतलब इंक्रीज वाला भी और ये भी। हाँ मतलब प्रेजेंट कंडीशन मतलब सेलिंग प्राइस 500 रुपए प्रेजेंट कंडीशन, वो उसमें ये भी जो एग्जिस्टिंग डाटा दे रखा है वो भी, और जो इंक्रीज है वो भी, हमने दोनों निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं एंड विद द इंक्रीज एक्सपेक्टेड फॉर द फ्यूचर assuming the same percentage of profit on cost as under the present conditions is to be earned। तो वो कह रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट, कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंटेज वही रखनी है जो हमारी एग्जिस्टिंग थी। तो हमें बताइए कितना इंक्रीज हमें सेलिंग प्राइस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट तो यही है हमारी, ये हमने कॉपी कर ली यहाँ से, ठीक है, ये हमने कॉपी कर ली, ये सारी यहाँ पे कॉपी हो गई। अब देखो जो मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी उस पे मेरा 350 की कॉस्ट थी तो 150 का प्रॉफिट था। तो मैंने अपनी परसेंटेज निकाल ली कि जब 350 की कॉस्ट थी तो 150 का प्रॉफिट था, तो 150 अपॉन 350 इंटू 100, ये मेरी कितनी परसेंटेज आ गई, 42.585 ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब मेरी कॉस्ट ये थी जब 350 था, अब मेरी कॉस्ट 395 हो रही है, तो मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, इतना ही परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो 395 का आप ये निकाल लो 42.85%, ये आ गया 169। तो अगर मेरे को इतना ही प्रॉफिट मेंटेन करना है जो ये था, अगर मेरे को यही प्रॉफिट मेंटेन करना है, यही परसेंटेज, तो मेरे को 169 का अर्न करना पड़ेगा। तो मेरी टोटल कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 565 या 564, बताइए समझ में आया? अब आया समझ में? हाँ जी कुणाल समझ आया? आर्यन? सर ये तो कैलकुलेशन तो ठीक है, क्वेश्चन वाली लाइन नहीं समझ आई। क्वेश्चन में यार ये लिखा है ना, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये तो ठीक है, अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस। प्रेजेंट कंडीशंस में हमने चलो अच्छा, प्रेजेंट का मतलब आपको ये लग रहा है, ये समझ आ गया, ये प्रेजेंट है, ये यस सर। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे, एंड विद द इंक्रीज एक्सपेक्टेड फॉर द फ्यूचर, वो ये है, ठीक है, मतलब जो एंटिसिपेटेड वाला है ना। जो एंटिसिपेटेड है ये वाला जिसमें हमने प्राइस में निकाला, ठीक है। हम्म। अब एक बात था, इसको करने के लिए देखो ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बिना ये तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक्स इससे आया है, यस सर। तो इसलिए ये क्वेश्चन में नहीं मांगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं मांगा, इसको सिर्फ हमने इसलिए किया है कि हमें एक्स निकालना है, ऐसे समझ ले बस। अब समझ ठीक में है। आया, इसको वर्किंग नोट मान लो बस, अब समझ में आ गया। हाँ मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बस क्योंकि हमने वो देखो उसमें क्या लिखा है, ड्यू टू द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल बाय 20% एंड लेबर बाय 10%, द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 30% इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमें ये तो एक तो ये करना ही पड़ेगा ना अनचेंज वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मतलब वो एक कॉस्ट शीट उसके बनानी बाद है एक्स आ जिसमें। गया, तुम्हारा एक्स आ गया। हाँ तुम जो मेन क्वेश्चन है, मान लो ये सारा वर्किंग नोट है, ये तुम्हारा हाँ सारा वर्किंग नोट है, उस पर हाँ। मेन क्वेश्चन में सिर्फ तुम ये वाला प्रेजेंट सिचुएशन और ये वाली कर सकते हो, इसको तुम छोड़ सकते हो, इसको तुम छोड़। मतलब हमें बेसिकली मेन क्वेश्चन में वो वाली कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें हमारा जो प्रॉफिट मतलब कॉस्ट है 395 की, उस पे 42.85 का एक तो प्रॉफिट ये होना चाहिए। बनानी है, हाँ एक तो ये हाँ बनानी है, प्लस एग्जिस्टिंग वाली जो दिखानी है ना, कंपेयर करना है ना, कंपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ना अंडर प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये देख, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अंडर प्रेजेंट सिचुएशन, एक तो ये हो गई ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। सर हाँ जी एक मिनट, ठीक है कुणाल।
हाँ जी अंकित बोलो। तो मेनली जो एंटिसिपेटेड बनाई है वो हमने x निकालने के लिए बनाई है, एस, right? हाँ बिल्कुल, ये जो Kind हमने of- बनाई है ये वाली, हाँ। ये हमने सिर्फ और सिर्फ x बनाने निकालने के लिए बनाई है। और तो जो मतलब एंटिसिपेटेड में हमने इंक्रीज किया है वो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट में होना चाहिए था इंक्रीज। एंटिसिपेटेड में जो हमने इंक्रीज किया है वो इस स्टेटमेंट के लिए है जो एक्चुअल में बना रहे हैं हम अभी। हाँ ये बिल्कुल। ठीक है सर। ओके तो मतलब ये जो विद इंक्रीज वाला है उसमें हम बस वो x की वैल्यू पुट करके सारी डाल देंगे ना, बस डायरेक्ट बस लेबर बस ये x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ना, वही सेम आ जाएगी यहाँ पे। ठीक। निमेश आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, और आर्यन आपको? सर अगर आपने बोला x की वैल्यू डाल देंगे इन सब में, एंटिसिपेटेड वाले में डाल देंगे तो विद इंक्रीज आ जाएगा। सर ये जो लिखा हुआ है 0.6x, जैसे x की कितनी वैल्यू आई थी हमारी, x की कितनी 350 थी ना, तो 0.6 इंटू 350 कितना हुआ 210, ये तो डालोगे। ठीक है, तो सर जो प्रॉफिट है तो आपने सीधा 42.85 निकाला, तो उससे बेटर आप 500 माइनस 1.13 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है वो करके निकाल दोगे तो भी 169 ही आएगा। सर ये नहीं आएगा 169 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये तो तब था जब प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस 500 था, हमें सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है इसमें। अच्छा पहले ठीक है 560, ठीक है हाँ ये तो तब था ना, जब ये प्रॉफिट तब था जब सेलिंग प्राइस 500 था, और ये 169 तब है जब सेलिंग प्राइस 564 है। तो हमें सर मतलब वो निकालना है कि एक मिनट बना, आर्यन समझ में आई ये बात? सर जो विद इंक्रीज वाला है हाँ वो विद इंक्रीज वाला जैसे 0.66 तक ही आएगा उसका जो डायरेक्ट मटेरियल है, और वो डायरेक्ट लेबर। मटेरियल ये तो सेम आ गया 21, देखो ये यहाँ पे भी 210, यहाँ पे भी 210, ऐसे ही इसका आ गया 350 का 0.33, ये आ गया 115, यहाँ पे भी 115, और ये आ गया आपका 350 का 0.270, और ये भी 70। हाँ अब बोल, तो ये दोनों की सेम होगी कॉस्ट, प्रॉफिट दोनों का अलग है, इसे प्रॉफिट दोनों का अलग है, ठीक है। क्योंकि ये तब है प्रॉफिट 105 का प्रॉफिट तब है जब सेलिंग प्राइस अनचेंज था। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अब बताओ अगर सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में चल रहा है, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है आया समझ में? आ गया समझ, ठीक है। बोल कौन, आर्यन? आ गया सर, आ गया समझ। हाँ जी कुणाल बोलो। हाँ हो गया सर, मेरे को भी यही था। निमेश हो गया, अंकित ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? नो सर। चल अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 7.17। A factory's normal capacity is 12,000 units per annum, मतलब एक कंपनी एक साल में 12,000 यूनिट बना सकती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मटेरियल की 3 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 2 रुपीज पर यूनिट, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 1200 पर मंथ, मतलब वैसे तो 2 रुपए पर यूनिट है, लेकिन अगर किसी महीने में 1200 से कम होगी लेबर तो हम 1200 रुपए लेबर की मिनिमम देंगे। ओवरहेड्स आपको 15,000 फिक्स दे रखे 16,000, और आपको वेरिएबल दे रखे 2 रुपीज पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल दे रखे 6,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एंड एन एडिशनल 2,000 फॉर एवरी 20% increase in capacity or part thereof. In the current year, the factory worked at 50% for first 3 months, but it is expected to work 80% for the next 9 months. ठीक है, तो ये है, ये आगे का बाद में पढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं। सर ये 50% मतलब आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 50%? हाँ, जैसे 12,000 यूनिट्स का 50% या 80%। अच्छा ठीक है, अब एक मिनट, पहले क्योंकि ये दोनों पहले 3 महीने अलग हो रहे हैं और उसके बाद 9 महीने अलग हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स और यहाँ पे नेक्स्ट 9 मंथ्स। पहले 3 महीने में 50% चला, तो इसका मतलब 12,000 यूनिट्स का 50% कितना हुआ 6,000। ठीक है, लेकिन ये तो पहले 3 महीने चला इंटू 3/12, क्योंकि 12,000 तो पूरे साल का है,
तो 12,000 इंटू 50% इंटू 3/12, ये कितना हो गया? 1500 यूनिट्स। ये बात समझ में आई सबको? और नेक्स्ट 9 मंथ्स में वो चला है 80%। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12,000 इंटू 80% इंटू 9/12, 7200। पहले बताइए, यहाँ तक समझ में आया? तो सर इन दोनों का सम 12,000 नहीं आना चाहिए? 12,000 है ही नहीं सर। एक बात बताओ, मैंने यही तो बोला, एक साल में 12,000 बना सकती है। उन्होंने बनाई थोड़ी ना है। पहले 3 महीने में उन्होंने 50% कैपेसिटी पे काम किया, फिर उन्होंने 80% पे काम किया, टोटल 100% पे तो कभी काम ही नहीं किया। तूने एक मशीन इंस्टॉल की अपनी फैक्ट्री में जिसकी कैपेसिटी है पूरे साल में 12,000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन तुमने कभी 12,000 यूनिट्स का काम ही नहीं निकाला। ठीक है, पहले बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, 3 रुपए पर यूनिट, तो पहले 1500 का 3 रुपए कितना हो गया? 4500। और 7200 का 3 रुपए हो गया 21,600। डायरेक्ट लेबर पे आ जाइए। मिनिमम 1200 रुपए पर मंथ है, ₹2 पर यूनिट। अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। देखो, अगर हमने कितने यूनिट्स बनाए? 1500। 1500 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 3,000। यहां ना मैं इसको दूसरे पेन से कलर से लिखता हूं। देखो, ये मेरे हिसाब से तो 3,000 आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 1200 रुपए। तो 3,000 और 3 महीनों का 1200 पर मंथ है, तो 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, मिनिमम कितना होना चाहिए? 3600। अब इनमें लोअर कौन सा है, सॉरी इसमें हायर कौन सा है? 3600। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हमारे हिसाब से 3,000 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब 1200 से कम नहीं दे सकते हम एक महीने में। तो अगर मैं बात करूं 1200 की, तो मेरे हिसाब से 3,000 है और 1200 के हिसाब से 3600 है। तो मेरे को कौन सी लेबर को देनी पड़ेगी? 3600 या फिर 3000? 3600। बताइए कुणाल। मतलब सर ये जो 1200 मिनिमम वो और में है, मतलब या तो 2 रुपए पर यूनिट दो या हाँ 1200 हाँ, minimum, जैसे जो भी इसका ज्यादा करते है। हैं। हाँ, जैसे 7200 यूनिट्स है, तो 7200 इंटू 2 कर दो। या तो हम 14,400 दे दे, या फिर 9 महीनों के हिसाब से 1200 कर लो, या फिर हम 10,800 दे दे। तो हायर कौन सा हो गया? 14,400। कुणाल, सॉरी अंकित, समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, निमिष आपको? यस सर। आर्यन? यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। चलिए अब आ जाइए ओवरहेड्स। 3 तरीके के ओवरहेड्स है। पहले तो फिक्स्ड की बात करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स है हमारे 16,000 पर एनम। तो पहले 3 महीनों के कितने हो गए? 4,000। और 9 महीनों के कितने हो गए? बचे हुए 12,000। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? अब आ जाओ वेरिएबल पे। तो वेरिएबल है हमारे ₹2 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे कितने यूनिट है? 1500, तो ये 3,000 आ गया। और यहाँ पे कितने? 7200, तो ये आ गया 14,400। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट, सेमी वेरिएबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जरा दिल सा बना देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये काफी। देखिए, ये कह रहे हैं कि 6,000 अप टू 50% कैपेसिटी,
देखो तो यहाँ पे तो 50% कैपेसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6000, लेकिन वो तो पर एनम है, 6000 तो पर एनम है, लिखा हुआ है वहां पे 6000 पर एनम, तो इसको हम क्या कर देंगे इंटू 3/12, तो कितना हो गया 1500। ये समझ में आ गई सबको? और यहाँ पे क्या है, फिर क्या लिखा हुआ है, एंड एडिशनल 2000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ। देखो 50% तक है 6000, फिर उसके अगले 20% के लिए है 2000, हमारा टोटल 80% है, हमारा इसके बाद कितना बढ़ा 10% और बढ़ा, क्योंकि 50 प्लस 60 70 प्लस 80, तो चाहे 20% बढ़े चाहे उसका पार्ट बढ़े, मतलब 10 5 कुछ भी बढ़े, 2000 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 10,000। ये समझ में आया? सर 20 भी और 10 में भी उतना ही है। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट मतलब 20 या 20 से कम कुछ भी होगा तब भी 2000 ही बढ़ेगा, तो 10,000 आ गया इंटू 9/12। निमिष आपको समझ में आया? निमिष सर ये 10,000 वाला सर 70 10,000 वाला नहीं आया तो पूछना यार, पूछ ही नहीं रहा तो पूछ क्या, तभी तो पता चलेगा। देखो वो कह रहे हैं कि 6000 है, अगर 50% कैपेसिटी पे काम हुआ तो पहले 50 हमारा 80% कैपेसिटी पे काम हुआ, तो पहले 50% का 6000, फिर वो कह रहे हैं कि हर 20% कैपेसिटी या उससे कम कैपेसिटी बढ़ने पे हम 2000 बढ़ा देंगे, तो पहले 20% जो बढ़ा 2000 बढ़ गया, हम 70% कैपेसिटी पे पहुंच गए, फिर हमने 10% और बढ़ा लिया 80% हो गया, और हमारे 2000 रुपये और बढ़ गए, तो हमारे टोटल ओवरहेड्स कितना आ गए 6 + 2 + 2 10,000। बताइए सर, लेकिन सर 6000 का तो हमें 9/12 देना पड़ेगा ना, 6000 का तो हमें, 9/12 देंगे ना, क्योंकि वो तो पर एनम है। हाँ तो सर यही तो मैंने कहा सर, नहीं सर, क्या नेक्स्ट मतलब आप वाले में भी तो क्वेश्चन फिर से सर, बोलो, क्या कह रहे हो कि 6000 हम 9/12 मैं नहीं कह करेंगे? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट 3 मंथ्स का तो आपने सही निकाला है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 9 मंथ्स का तो जो 50% होगा वो 6000 नहीं होगा, वो 6000 इंटू 9/12 होगा, अच्छा तो प्लस सर आप 2000 ये लो, प्लस आप इसको 2000। यहाँ पे 9/12 कर लो सबको, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 9/12 तो हो ही रहा है ना, बाद में 9/12 कर दो या सबको 9/12 कर दो, एक ही बात है। नहीं सर, सिर्फ 6000 में ही तो होगा 9/12, बाकी दोनों में तो पर एनम दे ही नहीं रखा, तो हम लेंगे क्यों? अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत पढ़ो, एन एडिशनल 2000 फॉर एवरी परसेंट, नहीं नहीं, ये इसको इस तरीके से है। अच्छा एक बार अगर पहले से ही बढ़ जाता, मान ले पूरे साल, मान ले पूरे साल ही 80% कैपेसिटी पे काम होता, ठीक है, तब भी तो 22,000 शुरू से लग रहा होता। समझ रहे हैं निवेश, तेरा क्वेश्चन मेरे को समझ आ गया, तू कह रहा है कि सर ये तो 6000 इंटू 9/12 होना चाहिए, लेकिन ये तो 4000 होना चाहिए सीधा सीधा, ये हाँ कह रहे हैं ये ना? हाँ नहीं नहीं, ये पर एनम ही है, ये पर एनम ही है कि आप मतलब अगर हमारी कैपेसिटी 50 से ऊपर बढ़ेगी तो 2000 रुपये हर 20% कैपेसिटी के लिए बढ़ेंगे पूरे साल के, ये पूरे साल का ही है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन पढ़ो लाइन की, 6000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 2000 रुपीज, ये मतलब ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ा है या 2 महीने के लिए बढ़ा है, ये थोड़ी ना लिखा है वहां पे, सर, मंथ्स का लेकिन तो पता ही नहीं था कितने मंथ्स के लिए बढ़ा है, यस और लेकिन नो, ये 2000 2000 पर एनम ही है। सर, ये जो 2000 लिखे हुए हैं ये तो फ्लैट है ना एकदम। नहीं तो सो 2000 कितने महीनों के लिए ले रहे हो आप? ये अच्छा एक बात बताओ, ये थोड़ी ना पता था पहले कि ये क्वेश्चन स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन जब बना, ये जैसे क्वेश्चन है तो इसमें ये थोड़ी ना पता था कि हम कितने महीने काम करेंगे 80% कैपेसिटी में। चल मैं ऐसे बोलता हूँ कि उन्होंने 7 महीने 80% कैपेसिटी में काम किया, फिर कम कर दिए, फिर कम हो गई, फिर वो लास्ट के 2 महीने कम हो गए, तो 2000 कितने महीनों के लिए लोगे तुम? ये भी तो सोच निमेश, सुन रहे, समझ आई सर, तो बात? लेकिन इसमें पर एनम तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें लेना है कि नहीं लेना है? किस पर एनम को क्या, अच्छा ये किसको लेना है, 9 करना है कि नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? सर देखो सर, 6000 के आगे लिखा हुआ था पर एनम, तो मैंने हाँ नाइन हाँ बाई ठीक, 12 कर दिया। सर ठीक है, लेकिन जो ये 20 इसका मैं इसका बहुत अच्छा सिस्टम बताता हूँ, ऐसे समझ लो कि अगर पहले पर एनम लिखा हुआ है पहले ओरिजिनल वाले में, तो लाइन उसी की कंटिन्यूशन में, ठीक है,
समझ आई बात? हम सब फ्लैट नहीं मानेंगे कि नहीं, फ्लैट फ्लैट नहीं मान, मैं फ्लैट इसलिए कह रहा, एक मिनट अंकित, मैं फ्लैट इसलिए कह रहा हूं ना निमिष, इसलिए नहीं मान सकता, तेरा क्वेश्चन जेन्युइन है, समझ आ गया। मेरे को एक बात बता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 2000 फ्लैट मतलब कैसे हो जाए, कितने महीनों के लिए फ्लैट है, तू ये कह रहा है कि सर इसको ऐसे करो आप 6000 इंटू 9/12, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 4500। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 20% इंक्रीज होगी कैपेसिटी, तो आपको 2,000 रुपये का खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसे सर भी 2000 का खर्चा आएगा, वो पूरे साल का खर्चा आएगा, ये है लाइन कि 2000 का, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं वो कि जैसे 50% तक अगर कंपनी चलेगी तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी 6000 रुपीज रहेगी पूरे साल की। अगर 20% बढ़ा आपकी तो आपके 2000 रुपये और बढ़ जाएंगे इसी एक्सपेंस में। लाइन को समझ, जैसे ऐसे समझ, आप अपना कोई भी खर्चा ले लो कि आपके घर में बिजली का बिल आता है, ऐसे समझो आपके घर में बिजली का बिल आता है, उसमें फिक्स चार्जेस है 150 रुपीज पर एनम। अगर आपका बिल इतना, अगर आपका मीटर इतना चला, अगर आपका मीटर इतने से बढ़ जाएगा तो आपके 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो 50 रुपए 150 में ही तो ऐड होएंगे, उस 150 में ही तो ऐड हो जाएंगे 50 रुपए, तो वो अगर पर एनम है तो ये भी पर एनम बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? ओके अब सर। समझ में आया? हाँ सर। ऐसे पढ़े इसको कि इस कोई एक्सपेंस है वो इतना अगर चलेगा आपके घर का कोई मशीन, तो इतनी रहेगी पूरे साल की, लेकिन मशीन अगर इतनी कैपेसिटी से इतनी बढ़ जाएगी तो वो एक्सपेंस इतना और बढ़ जाएगा, ऐसे समझ इसको, ठीक है? ओके अंकित बता तेरा क्या क्वेश्चन था? सर मेरा भी यही क्वेश्चन सेम था कि इसमें पर एनम क्यों होगा, तो तो अभी और बताया ना तेरे को, इसको इस लाइन को इस तरीके से समझो कि एक एक्सपेंस तुम्हारा बिजली का बिल ही मान लो, तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का फिक्स चार्जेस है, अगर तुमने 200-300 यूनिट तक कंज्यूम किया तो तुम्हारे फिक्स चार्जेस रहेंगे 3000 पर एनम। तो आपका एक महीने का बिल आया तो 3000 इंटू 1/12 लग के आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही आपका 400 यूनिट से या जितना भी यूनिट था उससे ज्यादा हो गया, तो आपका वो खर्चा हर 1000 यूनिट बढ़ने पे या हर 100 यूनिट बढ़ने पे 1000 रुपये बढ़ जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपये बढ़ जाएगा, ये नहीं कि एक महीने के लिए बढ़ जाएगा, 1000 रुपये बढ़ जाएगा मतलब वो ही खर्चा जो 3000 था पहले वो अब 4000 हो जाएगा। तो आपका वो 3000 पर एनम था तो 4000 भी पर एनम हो गया। ठीक है समझ सर। और आया? यस सर, और सर जो 10% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, मतलब हम तो 80% कैपेसिटी पे कर रहे हैं बट हमने 100% के पैसे दे रहे हैं। लिखा हुआ है वहां पे, फॉर एनी पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, और पार्ट ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, आज दिन कुछ पूछना है? नहीं चलिए, सर, आगे तो सर। आइए अब इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं दोनों साइड्स की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। 16,600। हाँ, ये आ गई 16,600 और इस साइड की आ जाएगी 69,900। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स सेलिंग प्राइस 20 रुपए का था। अच्छा, अगर पहले के 3, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। मैं इस पे प्रॉफिट ऐड करता हूं तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो पहले 3 महीने 20 रुपए का था, हमारे कितने यूनिट थे? 1500 यूनिट थे इंटू 20 रुपए, तो ये आ गया 30,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 13,400 का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द प्राइस इन द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 123,500। तो यहाँ पे हमारे को कितना होना चाहिए प्रॉफिट? इसको माइनस कर दो, मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट और चाहिए। ठीक है, मुझे इतना प्रॉफिट और चाहिए 1101,000। ये कैसे निकाला आपको समझ आएगी? और वैसे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 123,500 माइनस जो ये वाला प्रॉफिट है 13,400। ठीक है, अब इसका मतलब हमारा ये चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए हमें, तो हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,80,000। तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और इसको डिवाइड कर दो कितने यूनिट से? 7200 यूनिट से, तो 25 रुपीज का सेलिंग प्राइस होना चाहिए। बताइए, समझ में आया? कुणाल, अंकित,
अंकित को आ गया, कुणाल, आर्यन, निमिष, Yes, दो sir. बच्चों के हाथ आए, निमिष का नहीं, निमिष को आया कि नहीं? 13,400 के बाद क्या किया आपने? 13,400 गिवन नहीं है सर, 30,000 गिवन है। हाँ 30,000 उसके बाद गिवन क्या है ना? किया सर? सेलिंग प्राइस गिवन है ना 20 रुपए का, निमिष को भी आ गया, ठीक है, समझ आ गया कुणाल? वो उसके बाद क्या किया वो पूछ रहा था। 30,000 समझ आ गया कैसे निकाला? हाँ ये कॉस्ट थी, बैलेंसिंग फिगर हो गया दिस माइनस दिस, ठीक है ठीक ठीक है। है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट मुझे इतना चाहिए, तो अगर टोटल पहले 9 प्रॉफिट महीनों में ठीक है इतना आ गया तो 9 महीनों में कितना चाहिए, इतना, ठीक है आ गया। ये दोनों का ऐड करके सेल्स आ गई, हाँ वो 7200 यूनिट्स की है, ठीक है तो पर डिवाइड बाय प्राइस 7200, 25 रुपीस। ठीक है सर। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब आप आइए 7.6 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट इजी है, अच्छा है बट इजी है। देखो बच्चों, ये हमने कॉस्ट शीट देखी, आपने देखी कॉस्ट शीट बनानी, ऑलमोस्ट सब में एक तरीके का पैटर्न चल रहा है। कभी कभी हमें अपनी कॉस्ट शीट को थोड़ा सा वेरी करना पड़ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आइए 7.6 हाँ जी 7.6। A factory has received an order for 3 different types of casting weighing 18, 45 and 27 tons। तो मुझे 3 कास्टिंग, मतलब कोई मोल्ड ले लो, कोई मोल्ड को कहते हैं कास्टिंग, मुझे 3 तरीके की कास्टिंग्स बनानी है। एटीन, 45 एंड 27 टन्स की कास्ट, ये फिनिश गुड है। एटीन, 45 and 27 tons. 10% of the raw material used are wasted in manufacturing and are sold as scrap for 20% of the cost price of raw material। तो मेरे को एक बात बताओ कुणाल, अगर मेरे को 18% का आउटपुट चाहिए, इनपुट कितना लगेगा? अगर मेरे को पता है कि वेस्टेज होती है 10% की, तो इनपुट कितना लगेगा? 80%, 18 आउटपुट चाहिए, 18 टन का आउटपुट चाहिए, तो इनपुट कितना लगेगा बताइए? 10% की वेस्टेज है। हाँ 10% की वेस्टेज है इनपुट की। अच्छा तो ये 10% 90 इसका निकाल देंगे ना? हाँ निकालो, कितना हो गया 90? कितना हो गया? एक सेकेंड सर। बताइए अंकित बताओ। 16.2। अरे पागल है, फिर कैसे 15.2? 90% से डिवाइड करो इसको, 20 नहीं आया? हाँ सर ठीक है। ये समझ में आया अंकित? यस सर। तो इसका मतलब 45 का आउटपुट बनाने के लिए मटेरियल इसमें कितना लगेगा? 50, और यहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा? 30। निमिष ये बात समझ में आ गई? ये वाला नहीं आया, x माइनस 0.0 नहीं आया? x वाला। देखो x इनपुट ले ले, 10% वेस्टेज होती है इनपुट की, तो 0.10 x की वेस्टेज हो गई, और आउटपुट कितना चाहिए? 18, ठीक है। तो x माइनस 0.10 x इज इक्वल टू 18, तो x कितना हो गया? 20। बताओ हाँ निमेश? यस सर। ऐसे तीनों की निकाल लिया, समझ में आ गया? आर्यन समझ आया? इसमें सर लाइन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? फर्स्ट लाइन पर a factory ये 27 tons, 10% of the raw material used are wasted in manufacturing and is sold for scrap, उसको छोड़ दे, 10% is wasted in manufacturing, ये लाइन है बस। और ये 18, 45, 27 ये हमारा हमारा output पूछ रहे कि हमें ऑर्डर मिला है 18, 45 एंड इतनी कास्टिंग्स का, मतलब ये आउटपुट है ना ये हमारा? आउटपुट है, ऑर्डर मिला है ना, ऑर्डर। देखो किसी ने बोला कि मेरे को 18 किलो का एक आउटपुट चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए इनपुट तू अपना देख रहा है कितना लगेगा, बताइए निमेश, अब समझ में आया? निमेश यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया हमारा? 250 पर टन है,
गलती क्या होती है, हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट 18 से नहीं करना, हमें 20 से करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000, यहाँ पे 12500 और यहाँ पे 7500। इनपुट से करेंगे हम हमेशा। हाँ यार, मटेरियल कितना लग रहा है, अच्छा तेरा जितना 5000 का मतलब मटेरियल लग रहा है, उसमें से हाँ। कुछ वेस्ट हो रहा है, तेरा पे 18 टन निकल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ही हम कर देंगे, इन्होंने कर रखा है और हम भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हो, सेल ऑफ स्क्रैप, जो हमारा वेस्ट हुआ, तो कितने का बिक रहा है वो 20% कॉस्ट का बिक जाएगा, मतलब जो कॉस्ट है 20% उसका बिक जाएगा। तो अगर 250 की कॉस्ट है, उसका 20% कितना हो गया, 250 का एक टन की कॉस्ट है, तो 250 का 20% कितना हो गया, 50 रुपए का बिक रहा है। तो यहाँ पे वेस्टेज कितनी हो रही है, पहले केस में 2 की वेस्टेज हो रही है, दूसरे में 5 टन की और तीसरे में 3 टन की। तो इनको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी वेस्टेज रियलाइज हो सर गई। ये पॉइंट दोबारा बताना सर, क्या बोला? देखो वो कह रहे हैं कि जो भी वेस्टेज होगी वो आपका बिक जाएगा कबाड़ की तरह, और उसकी वैल्यू होगी जो कॉस्ट है ना रॉ मटेरियल की, उसकी 20%। ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है बताओ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है कुणाल? 5000, अरे 1 टन की 250, 250, उसका 20% कितना हुआ 500, 50। 50। ठीक है, 250 का 20% कितना हो गया 50। तो हमारा ये 50 रुपए का बिक जाएगा जो भी वेस्टेज है। तो पहले में 2 टन की वेस्टेज हुई 2 इंटू 50, दूसरे में 5 टन की वेस्टेज हुई 5 इंटू 50, और तीसरे में 3 टन की वेस्टेज हुई 3 इंटू 50। आया समझ में? सर इसमें हम डायरेक्टली 20% ऑफ कॉस्ट नहीं निकाल सकते? सर डायरेक्टली 20% ऑफ कॉस्ट, लिखा हुआ है सर ना डायरेक्टली 20% ऑफ कॉस्ट कैसे निकाल दोगे सर, 2 टन की वेस्टेज हो रही है कि वो कैसे निकालोगे, टन्स कैसे पता चलेगा आपको? नहीं सर, इसमें तो टन्स के बारे में दिया नहीं, टन्स के टर्म्स में है ही नहीं सर। 20% ऑफ कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट आई है हमारी सर डायरेक्ट क्या 20% ऑफ कॉस्ट कब बिक रहा है, लाइन तो पढ़ पूरी। 10% of the raw materials are used in waste manufacturing are wasted and sold as scrap for 20% of the cost, 10% of raw materials। समझ में आया? इसको तो ऐसे कर सकता है, अगर देखो ज्यादा ही शॉर्टकट लगाना है तो मैं ये सब मत समझना, बस अंकित को समझा रहा हूं, अगर देखो ज्यादा ही शॉर्टकट लगाना है तो इसको ये कर सकते हैं, 5000 का 10%, उसका 20%, ये समझ आई अंकित? यस सर, मतलब सर इसका मतलब ये है ना, जो वेस्ट हुआ है वही बेच रहे हैं हम, वो सोल्ड बेच रहे हैं, वही तो मतलब हुआ, 5000 का 10% वेस्ट हुआ, उस वो 20% में बिक रहा है। अच्छा ठीक है, समझ ठीक है, गया। इतना इसलिए इसको छोड़ो, यूनिट्स वाले में ही सही है ये वाले। और सर जो वेस्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट है 20% ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ वो कॉस्ट नहीं, उसका वो बिक जाएगा, उसका वो बिक जाएगा। हाँ मतलब जितने प्राइस पे वो हाँ बिक रहा है वो 20% ऑफ 250 है ना। हाँ, मतलब वो और क्योंकि 250 रुपए दो, का 20% में बिक रहा है। हाँ और उसमें 2 यूनिट वेस्ट हो रहे हैं, उसमें 5 हो रहे हैं, तो सीधा इंटू हाँ 50 हाँ, कर। ये जो डिफरेंस है, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। आर्यन समझ में आया? यस सर, आ गया था। ओके, तो ये हमारा 4900 आ गई, यहाँ हमारी आ गई 12250, और यहाँ आ गई हमारी 7350। चलो अब आगे चलते हैं। वेजेस आपको डायरेक्टली दे ही रखी है सबकी, तो ऐड कर दो 4000, 10500 एंड 5500। अब कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स जो है ना यहाँ पे, देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट मटेरियल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कास्टिंग क्या है, कास्टिंग आपकी क्या होती है, एक तरीके का मोल्ड ही होता है, तो मोल्ड इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं। और एक और हिंट है इस क्वेश्चन में, इसको डायरेक्ट मटेरियल क्यों माना कि, सॉरी मतलब इसको डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों माना, क्योंकि आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्जेस आर 40% ऑफ द वेजेस, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स को डायरेक्ट मटेरियल मान रहे हैं, क्योंकि हमें कास्टिंग बनानी है, कास्टिंग एक तरीके का खुद का मोल्ड ही होता है। व्हाट इज अ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब एक मोल्ड है, कास्ट, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स को हम डायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करें। कितना कितना दे रखे, 400 500 और 300,
तो सर इसमें अगर ये मतलब वही होता, अगर पर यूनिट वाला होता तो इसको हम वो 20 से मल्टीप्लाई करते ना फिर। 20, हाँ 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 बिल्कुल, ये आ गई प्राइम कॉस्ट। तो पहले केस में प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 9300। सर हम इसको 20 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो तो वेस्टेज हमने निकाल के बेच भी दी है। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स वो लाइन पे डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स कितनी पड़ रही, मतलब उसको लिखा होता है ₹20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट या पर यूनिट ऑफ इनपुट, जो लिखा होता है उसके हिसाब से करते हैं उसको। अगर लिखा होता पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो 20 से नहीं करते, फिर 18 से करते। अगर लिखा होता पर यूनिट ऑफ इनपुट तो 20 से करते। बट वैसे तो आउटपुट होना चाहिए था ना, क्योंकि हमने जो वेस्ट हुआ था वो तो बेच के वो खत्म हो गया ना। मोल्ड्स आप यार मोल्ड अभी आप इधर कैसे पता कर सकते हो मोल्ड, जो वो भी तो हो सकता है जो इनपुट में लग रहे हैं, वो भी तो मोल्ड हो सकते हैं जो लग रहे हैं हमारे। अच्छा Yes. ठीक। हाँ, इसलिए अभी मैं इसको बोल ही नहीं सकता ना, इसलिए अगर जो लाइन में लिखा होगा वैसे करेगा। अगर वो इनपुट के मोल्ड्स है तो इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आउटपुट के मोल्ड्स है तो आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें ऐड कर दो, डायरेक्ट दे रखे 40% ऑफ वेजेस, तो सबका 40%, ठीक है। तो 1600, 4200, 2200, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 10,900, 27,450 एंड 15,350। अब वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन बतानी है, तो इनको आउटपुट से डिवाइड कर दो, क्योंकि पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन क्या पड़ी जो बिकेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। सर प्रोडक्शन की तो वो नहीं होनी चाहिए जितना इनपुट था। जब प्रोड्यूस कितना हुआ है 20 लगा के, प्रोड्यूस कितना हुआ है कुणाल? सर 18 तो बिका है ना यार। बिका नहीं है, बिका नहीं है, बनता है, बनता है। तूने अपनी मशीन में 20 यूनिट डाले, निकले 18, ये है अच्छा मतलब बनता जो है, ये नहीं लिखा बिका टोटल है। अब बना है वो 18 है। 18, हाँ आउटपुट, आउटपुट 18 ये तो लिखा है अभी, ये देख। रिड्यूस मतलब आउटपुट कितना बना, बताइए। सबको आगे समझ, कोई डाउट? सर एक बार ये इनपुट आउटपुट वाला बताना दोबारा सर। कौन सा पहले वाली लाइन, सबसे पहली वाली? हाँ पहले ये लिख लिया सबने, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, पहले ये सबने कर लिया। आर्यन हो गया, निमेश, यस सर। अंकित, देखो क्या कह रहे हो, बहुत ही सिंपल है। वो कह रहे हैं आप एक कास्टिंग्स बनाते हो और जितना आप रॉ मटेरियल डालते हो उसका 10% वेस्ट हो जाता है। तो अगर मेरे को, मैं इस तीनों को छोड़ दे, मैं देखो अलग ही बताता हूँ, मुझे 25 का आउटपुट चाहिए, 25 का आउटपुट चाहिए, तो हम मेरे को ये पता करना है कि इसके लिए कितना मटेरियल लगेगा। एक बात बता, अगर मैं एक छोटी सी सिचुएशन बना लूं, इनपुट माइनस वेस्टेज इज इक्वल टू आउटपुट, तो लेट द इनपुट बी x, और वेस्टेज मान लो 10% की होती है, तो 0.10x इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब अगर मेरे को 25 का आउटपुट चाहिए तो मेरे को इनपुट कितना डालना पड़ेगा, मेरे को डालना पड़ेगा 27 का। बता, अब समझ में आया? हाँ जी कुणाल। मतलब हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 27 हुआ ना इस केस में। नहीं, अरे पागल, रिड्यूस थोड़ी ना हो रहा है, ये इनपुट डाला, इसमें से प्रोड्यूस 25 हो रहा है। हाँ 2.77 वेस्ट हो गया और रिड्यूस हुआ आउटपुट और रिड्यूस्ड 25, ये ठीक है ठीक है। ये है मतलब इसका। आप कोई चीज जैसे प्लास्टिक है उसको मशीन में डाला, उससे फाइनल जो आपने दाना मशीन में डाला, दाना, उससे आपने एक पाइप बनाया, आपने 500 किलो दाने से 300 किलो का पाइप बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 किलो आपका वेस्ट हो गया, वो वेस्टेज। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब आइए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और आज क्लास का भी। अच्छा एक क्वेश्चन आप कट कर दीजिए 7 पॉइंट, आप हमने सारे क्वेश्चन क्लास में ही किए, एक क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, 7.16 आप कट कर दीजिए।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7.17, सॉरी 7.7, आ जाओ। अगेन मैंने क्या कहा, थोड़ा बहुत हमने वैसे 95% क्वेश्चंस पे अपनी वही कॉस्ट शीट बनाई है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉस्ट शीट को हमें चेंज करना पड़ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे इसमें हम करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एन आयरन फाउंड्री आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर। आपको रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस दे रखा है, वेजेस दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है, स्टोर्स ओवरहेड दे रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम स्टोर्स ओवरहेड तक चलते हैं। पहले यहां तक तो बिल्कुल सिंपल कॉस्ट शीट है, तो आइए यहां तक बिल्कुल सिंपल एक कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। स्टोर्स ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड्स, तो यहां तक एक बिल्कुल सिंपल कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। सर इन केस अगर जो फिनिश गुड्स होते हैं हमेशा उनका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही लिखा आएगा नाम? हाँ बिल्कुल, तो हमें रॉ मटेरियल्स दे रखे हैं, मैं ना इधर एक ही बाहर वाले कॉलम में दिखा दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर इस केस में तो वर्क्स ओवरहेड उसमें चला जाएगा ना, फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेजेस दे रखी है 10,000, ये आ गई आपकी 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ये है हमारी 50,000, 5200 हो गया, तो टोटल हमारे हो गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72,200। पहले यहां तक कंप्लीट करिए जल्दी से, यहां तक कंप्लीट करिए जल्दी से, हो गया? ओके, सबका हो गया, कुणाल का हो गया, अंकित, आर्यन, निमिष, ओके। अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। 10% of the castings were rejected being not up to the specification and a sum of 400 was realized from them। ठीक है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ग्रॉस आउटपुट ऑफ कास्टिंग्स वर 1000। तो यहां तक बेसिकली हमने बेसिकली डाटा सारा का सारा 1000 के लिए दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लेस 10% ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग्स, 10% रिजेक्टेड कास्टिंग्स, तो इसका मतलब 100 10% 100 हो गया, 1000 का 100, और इसका हमें 400 रुपये मिला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है हमारी, और ये हमारा रियलाइज हो गया, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कम हो गई। तो हमारी कॉस्ट अब 900 कास्टिंग्स की कितनी पड़ गई? 71,800। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 10%, ये फिनिश्ड कास्टिंग्स है, एक तरीके से ये फिनिश्ड कास्टिंग्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई ना फिर।
नहीं सर मैंने क्या कहा, थोड़ी कॉस्ट शीट को हमें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी लाइन आगे भी तो पढ़ थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन है उन कास्टिंग्स की जो ठीक है, जो ठीक बिकी, तो जो ठीक बनी है। ठीक है। 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग्स, मतलब 900 का 10%, 90 कास्टिंग्स डिफेक्टिव बन गई, उनको हम ठीक कर सकते हैं बाय इंकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। मतलब क्या हुआ, मैं इसको ना यहां से कंटिन्यू करता हूं। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फिनिश्ड कास्टिंग्स की, नौ सौ कास्टिंग्स की कितनी कॉस्ट है, 7100, 71800। वो कह रहे हैं कि इसका भी 10%, तो हम कास्टिंग थोड़ी सी खराब बन गई, एडिशनल वर्क ओवरहेड लगा के, एडिशनल वर्क्स ओवरहेड लगा के या ओवरहेड्स लगा के हम इनको ठीक कर सकते हैं ऑन डिफेक्टिव कास्टिंग्स। अब ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। 90 कास्टिंग्स जो कि 10% इसका, ठीक है 90 कास्टिंग्स। अब ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। वो कह रहे हैं कैसे, बाय इंकरिंग एन एडिशनल वर्क्स ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। पहले बताओ टोटल डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 10,000। टोटल वेजेस कितनी है, 10,000। 10,000। ये है 1000 कास्टिंग्स के लिए। यस सर। मुझे सिर्फ 90 कास्टिंग्स के लिए चाहिए, इंटू 90 हो जाएगा। इंटू 90, और ये जितना आएगा उस, ये तो प्रोपोर्शनेट आ गया, इसका सिर्फ 20% कॉस्ट। तो ये कितना आ गया, 180 रुपए की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाएगी तो अब हमारी टोटल कॉस्ट आ गई ऑफ द सेलेबल कास्टिंग्स या ऑफ द करेक्ट कास्टिंग्स, और फाइनल कास्टिंग्स, फाइनल वो क्या है, फाइनल कास्टिंग। तो मतलब सर अब यूनिट्स हमारी क्या फिर 990 हो जाएगी? नहीं नहीं, यूनिट्स उतनी ही है, 900 में से 90 खराब हो गई थी ना हमारी, उनको हमने ठीक कर लिया। अच्छा। ये तो सिर्फ मैंने ये निकालने के लिए लिखा है, ये यहाँ नहीं लिखो, ये यहाँ मत लिखो, ये सिर्फ मैंने ये निकाल बताने के लिए लिखा है, इसलिए कि इसका 10%, इसलिए ये इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। 900 में से 90 कास्टिंग्स खराब थी जो हमने ठीक कर दी, तो फाइनल 900 कास्टिंग्स ही है हमारी, लेकिन कॉस्ट कितनी हो गई उनकी, 71,800 प्लस 180, 71,980। बताइए समझ में आया? और इनकी सर एक बार वो रिजेक्टेड वाले का बता दो मैं दोबारा। बताता हूं। और इनकी पर यूनिट कॉस्ट, पर कास्टिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये आपकी पड़ जाएगी 79.97 और 80 रुपीज। हाँ जी, क्या कौन सा बता दूं? ये सेल वाला। देखो यहाँ पे ये वाला, हाँ जी। पहले हमने 1000 कास्टिंग्स में से पहले 10% तो जो कास्टिंग थी, मतलब 100 कास्टिंग तो खराब ही बनी, उनको हमने कबाड़ी को बेच दिया, ठीक है। 400 रुपए मिल गए। ठीक है सर। तो ये जो हमारी ये सारी तो कॉस्ट थी ना, ये तो कॉस्ट थी ना हमारी, कॉस्ट थी ना, ठीक है। हाँ जी। अब 400 रुपए कबाड़ी ने दे दिए तो कॉस्ट कम हो गई ना, हाँ तो ये अब 900 कॉस्टिंग्स की कॉस्ट ये बढ़ गई। अच्छा ठीक। ठीक है, और इन 900 Yes, कॉस्टिंग sir. से 90 कॉस्टिंग खराब हो गई थी, लेकिन हमने ठीक कर दिया उनको 180 रुपए और लगा के, ये एडिशनल लगाया। समझ में आया? ठीक है सर। यस Okay. सर। हाँ अंकित बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने 1000 कास्टिंग्स की डाली थी वो भी तो एक फिनिश गुड्स ही तो है हमारे। कहाँ पे ये नहीं सर जो 1000 यूनिट्स है ये ऊपर ना, ये 1000 यूनिट्स, सर ये तो फिनिश्ड ही तो है ये भी। हाँ फिनिश ये नहीं, पहले हम 1000 का ही बना रहे थे, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि इस 1000 में से 100 कास्टिंग्स तो बिल्कुल ही खराब बनी है, यस सर। उसको तो हमने बेच दिया। ठीक है। अब जो बची उनमें से भी 10% हमारी खराब डिफेक्टिव है, उनको हमने ठीक कर लिया। सर बट ये सब चीजें मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन। मेंशन्ड है सर, सब कुछ मेंशन्ड है, यहाँ पे पढ़ो ना। 10% ऑफ द कास्टिंग्स, कास्टिंग्स मतलब 1000 वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन। यस सर। ठीक है, तो ये तो और 400 रुपए का हमने बेच दिया। सर बट ये नहीं पता ना कि देखो जो फिनिश्ड है वो 1000 भी और 9000 जो आपने लिखा हुआ सर है। नीचे पढ़, सेकंड लास्ट लाइन पढ़,
द टोटल ग्रॉस आउटपुट ऑफ द कास्टिंग वर 1000, मतलब हम 1000 ही बना रहे थे शुरू से, उसका उसमें से ग्रॉस आउटपुट में से 10% खराब हो गया, फिर उसके बाद 10% तो खराब हो गया, 900 आ गया, यस सर। और फिर नेक्स्ट लाइन पर 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग्स, जो हमारी ठीक कास्टिंग्स है, जो खराब नहीं है, उसमें से कुछ डिफेक्टिव है जो हमने रेक्टिफाई किया। अच्छा सर, मैं ये सोच रहा था कि हम 1000 का 10% लेके नहीं कर सकते थे, वो जो नहीं, वो ग्रॉस आउटपुट है, ग्रॉस आउटपुट मतलब इसमें खराब भी है और ठीक भी है। जो फिनिश्ड है वो खाली उसको एक्सक्लूड करके है जो हाँ, खराब। exclude कर। ठीक अच्छा। है, अब नीचे लिखा भी तो है, फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग्स, तो ये हमारी सेलेबल कास्टिंग्स है 900। मतलब सर फिनिश्ड कास्टिंग्स वो आएगी ना हमारी, जब हम वो रिजेक्टेड वालों को हटा देंगे उसमें से, रिजेक्टेड वालों को हटा देंगे, बिल्कुल, जो बिक ही और नहीं फिर सकते। उसका हमें दे रखा है कि वो प्रोपोर्शनेट है, तो हमने उसकी कॉस्ट निकाल दी। हाँ, उसके बाद जो दे रखा है कि 10% खराब हो गई, वो ठीक कर लो, तो हमने उसकी कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, ठीक है। ये चारों सबको समझ में आ गए, चारों क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों, अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं, आपको लिख के नहीं करना, आप रीड करके देखिए और देखिए उसको, जैसे ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट करो कि इस क्वेश्चन में ये फिगर्स कैसे आए, बस उतना करिए। आपको जो एक डाउट आ रहा था कि सर वो हम वो बेस वाला जो दिक्कत आ रही थी वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर वो दिक्कत क्लियर नहीं होती तो मुझे बता देना, मैं उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास रख के आपको वो वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से करा दूंगा। हम फ्राइडे को अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिकॉन्सिलेशन। हमने कॉस्ट शीट बनानी सीख ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट का प्रॉफिट और अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग अलग क्यों आता है, तो हम उनको फ्राइडे को सीखेंगे, इसी का कंटिन्यूएशन है, तो इसलिए उससे पहले फ्राइडे को क्लास से पहले ये सारा आप रिवाइज कर देना, ठीक है? फिर से 3 दिन? हाँ, 3 दिन, आपने तो 2 बोले थे। बाद में ऑटो क्या था, 1 घंटे की क्लास हो रही है। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा हो गया तो गया था, 1.5 घंटे की थोड़ी ना, और 1 घंटे की हो रही है। और ये भी बोला था कि अप्रैल के बाद मेरे को एग्जाम वगैरह की हो जाएगी, तो पहले ही थोड़ा सा मार्च अप्रैल में, तो मतलब मार्च में एटलीस्ट हम थोड़ा सा खींच लेते हैं कोर्स को, ये भी बोला था। कर देंगे यार, ठीक है, कर ठीक है। देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और मॉर्निंग में से फ्राइडे को क्लास है मेरी ऑलरेडी। यार कितने बजे, कौन सी? 7 सर, वही CF 7 to 10 सुबह। नहीं, कौन सी क्लास है तेरी? CFA सर। तो फ्राइडे सैटरडे को रख ले। नहीं सर, फ्राइडे सैटरडे होती है ना, तो फ्राइडे आप थोड़ा लेट रख लो सर। आपकी 10 o'clock है ना? यस सर। 11 बजे रख लो सर, अगर हो 11 कर जाए। देते फ्राइडे, ठीक है? थोड़ा और लेट कर दो सर नहीं, फ्राइडे इससे को। लेट मत करो यार, बहुत लेट हो जाएगा। कितना कितना करना? तो मैं तो कह रहा हूँ पोस्ट लंच रख लो सर। हाँ सर, एक नहीं दो नहीं, बजे ऐसे रख मत लो। करो यार, रख लो, बस 11 कर लो। 10 बजे खत्म हो जाएगी, 1 घंटे का टाइम तो बहुत होता है। सर 1 1 घंटे बजे की से क्लास तो है हमारी। 1 बजे रख लो सर। हाँ निमिष बोलो। सर 1 बजे, हाँ जी। 1 बजे, 1 बजे। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसे मत करो, वो कहीं का नहीं रहता, फिर सुबह खत्म करो, 12 बजे तक खत्म हो जाएगी क्लास। वो कहीं वो ना कहीं का भी नहीं हो, 1 बजे तो बिल्कुल भी नहीं यार, प्लीज 1 बजे, 11 कर दो बस, 11, ठीक है? हाँ जी, ओके, तो मिलते हैं फ्राइडे को। और आर्यन और निमिष, आप दोनों फीस करा दो। आर्यन क्या हो गया यार, उसका हुआ शाम को? आ ही जाऊंगा मैं। अच्छा, आ ही जाएगा। और निमिष तू कैसे कराएगा? नहीं तो आ ही सर मैं देखता हूँ सर, मैं आर्यन को दे दूंगा हाँ, या बस तो, ले जाना या फिर, फिर अगर अगर